Good afternoon, this is Prasenjit Das and welcome you all to my YouTube channel. After so many days, I am again uploading a video today. This video is on optative sentence for narration. For direct indirect speech is completely dependent upon the kind of sentence. अगर हमें narration करना है तो हमें kind of sentence समझना है. तो क्योंकि ये optative sentence है तो हम ज़रा समझते हैं कि optative है क्या. Optative sentence is something that expresses wish, pray, curse, blessing, bidding. इस प्रकार की चीज़ें जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. वेरी ऑफन इट इज सीन दैट कुछ बुक किताब में भी और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एक ही सेंटेंस है और ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी विस्मय प्रकट करना. तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव में लगाया जाता है क्योंकि ये विश, प्रे, कर्स, ब्लेस है. लेकिन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक ही चीज़ नहीं है. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेसेस सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करता, आश्चर्य होना. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश करना. काश में एक अमीर आदमी होता तो ये आश्चर्य थोड़ी हुआ. मैंने कहा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो मैंने प्रार्थना की है, मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की है, मैं आश्चर्य नहीं हुआ. मैंने किसी को अभिशाप दिया तुम बर्बाद हो जाओ, तो ये क्या आश्चर्य हुआ? नहीं. तो आश्चर्य होना इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ज़रा समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है. देखो विश क्या है? इफ़ आई वेयर ए रिच मैन, काश में एक अमीर आदमी होता. तो ये क्या है? एक मन के इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा को प्रकट करना. और प्रार्थना, भगवान उनके आत्मा को शांति दे. डिपार्टेड में जो मर गए उनको डिपार्टेड सोल कहते हैं, मरे हुए को डिपार्टेड सोल. रेस्ट इन पीस, जो ज़्यादातर हम RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस. उसके बाद मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले. कार्स यानी अभिशाप देना, मे यू बी डूम, तुम बर्बाद हो जाओ, तो ये तो अभिशाप हुआ. ब्लेसिंग आशीर्वाद देना, मे यू बी ए प्रॉस्परस पर्सन, मे यू गेट ए स्कॉलरशिप, मे यू गेट ए जॉब, मे यू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, मे यू हैव ए ब्रिलियंट डे. तो इस प्रकार के सारे चीज़ें जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है. बीडिंग यानी बाय करना, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू माई फ्रेंड, जो हम लोग सी ऑफ करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अभी इसको समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन कैसे बनाया जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीच यानी सेड. सेड चेंज होकर क्या बनेगा? सेड चेंज होकर यही वर्ड्स बनेंगे, बीड, ब्लेस, कार्स, विश, यही बनेगा. उसके बाद कंजंक्शन हमारा क्या लगेगा यहाँ पर? दैट. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने लगाया था इफ़ एंड वेदर, फिर WH क्लोज में WH क्लोज लगाया था, फिर इंपैरेटिव सेंटेंस में हमने टू एंड नॉट टू लगाया था. अभी हम समझते हैं ऑप्टेटिव में क्या बनेगा. तो सबसे पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी मे यू गेट ए स्कॉलरशिप. तो टीचर है स्पीकर, मैं हूँ लिसनर. स्पीकर अपने आप को आई, मी, माई, माइन बोलता है जो यहाँ पर नहीं है. लिसनर अपने आप को यू एंड योर कहता है जो मुझे यहाँ पर एक मिल गया, ये लिसनर है. तो ज़रा समझते हैं. टीचर ने मुझे कहा मे यू गेट ए स्कॉलरशिप. अगर मेरे टीचर ने कहा कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिले तो टीचर ने मुझे क्या अभिशाप दिया, विश किया? नहीं, टीचर ने मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया. तो आई कैन राइट लाइक दिस, द टीचर ब्लेस्ड मी. ये आया कंजंक्शन दैट. उसके बाद जगह चेंज, ये इधर आया, ये इधर आया, सब्जेक्ट इधर, ऑक्सिलरी. ज़्यादातर मे होता है, मे यू बी दिस, मे यू दैट, मे यू बी, इस तरह का सेंटेंस ही बनता है. तो ज़रा हम देखते हैं अभी. यू कौन है? लिसनर. लिसनर कौन है? मैं, यानी हुआ आई. मे का इधर चेंज हो गया तो बन गया पास्ट टेंस माइट. ये पास्ट टेंस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेड है. ओके, ए स्कॉलरशिप, गेट ए स्कॉलरशिप, बाकी जैसा तैसा है. तो अगर इस टीचर के जगह पर ही सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो तब क्या होगा? ही कौन है ये मुझे मालूम नहीं है, वो बड़ा है ना छोटा है ना दोस्त है. माई फ्रेंड जो है वो मेरा दोस्त है. तो मेरा दोस्त और मेरे उम्र का आदमी मुझे ब्लेसिंग नहीं करेगा. तो इस जगह पर हम विश वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. अगर बोलने वाला कौन है वो डिपेंड करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेंटेंस. द डाइंग सोल्जर सेड, एक मरता हुआ सोल्जर ने कहा, ओह फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर. तो एक मरा हुआ, एक गोली लगकर वोंडेड पड़ा हुआ एक सोल्जर बोल रहा है वो, काश मुझे एक गिलास पानी मिलता. तो यानी उसने दिल से कुछ मांगा है. इसको कहते हैं अर्नेस्टली विश्ड. अर्नेस्टली, कीनली विश्ड, दिल से, जो हम कहेंगे एक कामना है, आखिरी कामना में इच्छा जो प्रकट करते हैं लोग. नाउ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर. जब भी सेंटेंस को मिले ओ फॉर यानी हम इसको प्रकट करेंगे एक अर्नेस्ट विश. तो लगाइए. नाउ द डाइंग सोल्जर
ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यहाँ पर विश लगाएंगे, चलो नो प्रॉब्लम लगा सकते हैं, लेकिन द डाइंग सोल्जर हम लगाएंगे कीनली या अर्नेस्टली, इस तरह के एक वर्ड को हम यूज़ करेंगे एडवर्ब। वाई? इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, दिल से कहा कीनली। नाउ ओ फॉर जब भी हो तो दिल से कुछ मांगा तो इंग्लिश में उसको यूज़ करना लॉन्ग्ड फॉर। ईडी इसलिए लगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ये सेड है इसीलिए। लॉन्ग फॉर, LONG, लॉन्ग फॉर, ये लॉन्ग फॉर वर्बल फ्रेज है जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दैट एक्सप्रेसेस आवर डीप विश, जो एकदम इच्छा, मन की जो बहुत बड़ी इच्छा है या कामना है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए लॉन्ग फॉर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, दे ऑलवेज लॉन्ग फॉर हॉलीडेज, उनको छुट्टी चाहिए। तो ये जो डीप डिज़ायर है उस पर हम लोग लॉन्ग फॉर लगाएंगे। तो ओ फॉर, तो यहाँ पर लगाएंगे अर्नेस्टली लॉन्ग फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। दैट्स फिनिश। नाउ विश भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं लगाया, लॉन्ग तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द बेगर, एक भिखारी ने कहा इफ़ आई हैड अ हिप ऑफ गोल्ड, काश मेरे पास एक सोने का गुच्छा होता या बहुत बड़ा एक हिप होता। तो अगर भिखारी ने कहा है तो अपने दिल से बोलेगा, बहुत जाएगा, क्योंकि भिखारी बहुत तकलीफ से दिन काटता है, तो उसका मन से लगाने के लिए हम लगाएंगे द बेगर अर्नेस्टली लगा सकते हैं, अर्नेस्टली, अर्नेस्टली। तो बेगर ने कहा कि उसके पास अगर गोल्ड होता तो विश ही करेगा वो, विश्ड, कंजंक्शन लगा दो दैट। उसके बाद क्या करना है, ये इफ़ ये सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ अगर इफ़ आया वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होगा, इनडायरेक्ट में नहीं होगा। इनडायरेक्ट में हमें एसर्टिव फॉर्म बनाना है। सो द बेगर अर्नेस्टली विश्ड दैट। नाउ ये आई कौन है, सब कुछ भूल जाओ, अभी ठंडे दिमाग से सोचो, ये आई कौन है, बेगर कौन है, स्पीकर, तो आया स्पीकर। उसके बाद देखो कुछ भी और प्रोनाउन नहीं है तो भूल जाओ। अभी आगे की सोचने वाली बात है, आई हैड ए डीप हिप ऑफ गोल्ड, ये किसने कहा, बेगर ने कहा। अभी देखो ये टेंस कौन सा है, टेंस पहचानने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। यहाँ पर कौन सा ऑक्सिलरी है, हैड। अगर ये हैड देखकर हमें लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, नहीं, दैट मीन्स ये वर्ब नहीं है यहाँ पर। तो जब प्रिंसिपल वर्ब ना हो तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वही वर्ब हो जाता है। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, हैव, दैट मीन्स ये हैड पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होकर क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ज़रा बनाते हैं, आई मतलब बेगर, बेगर मतलब ही, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड का थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो सवाल आया सर दो हैड क्यों है, ये तो गलत हो गया, नहीं हुआ। हैव इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये डू होता, यहाँ पर आई डू होता तो आई हैव डन कर देते हम लोग, प्ले होता आई हैव प्लेड हो जाता। इसी प्रकार अगर हैव वर्ब है तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होकर क्या बन रहा है, पास्ट परफेक्ट बन रहा है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, आई बना ही, सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, हैड, हैड का थर्ड फॉर्म क्या है, हैड ए हीप ऑफ गोल्ड, फिनिश। नाउ द आंसर क्या बना, द बेगर अर्नेस्टली विश्ड दैट he had a heap of gold। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, द सेंट यानी साधु यानी बड़ा आदमी, जो मतलब उम्र में ज्ञान में गुणी है वो, मे गॉड पार्डन द सिनर, भगवान पापियों को माफ़ कर दे। ये लाइन उठाया गया है जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उन्होंने ईश्वर को कहा था कि भगवान इन्हें माफ़ कर देना, ये नादान है। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है, सो हॉली बाइबल में। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, द सेंट सेड, साधु ने कहा, मे गॉड पार्डन द सिनर, भगवान इनको पापियों को माफ़ कर दे। तो किसको कहा, सुनने वाला कोई नहीं है, यानी सबको कहा। तो सबको जब उसने आशीर्वाद दिया तो भगवान को उसने प्रार्थना की। सो द सेंट प्रेड, उसने प्रे किया ईश्वर को, हे भगवान इनको माफ़ कर दो। सो द सेंट प्रेड दैट, वही गॉड इधर गया, मे इधर आया, गॉड आ गया इधर, मे का पास्ट टेंस आ गया, माइट पार्डन द सिनर, खत्म।
अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में। हमने कहा, वी सेड, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। कोई मर गया तो हम लोग मोबाइल में विश करते हैं, मैसेज देते हैं, RIP RIP RIP। तो RIP मतलब क्या कहा हमने? रेस्ट इन पीस, अर्थात हमने प्रार्थना की कि हे भगवान, मरे हुए के आत्मा को शांति मिले। तो हमने प्रार्थना की। तो प्रार्थना किसको करते हैं? ईश्वर को। तो लगेंगे वी प्रेड दैट। नाउ दैट लगा कर क्या, हर सोल आया इधर, में आया इधर। अभी हार सोल माने किसका सोल? कहीं पर मेंशन किया है? नहीं। तो जैसा का तैसा रहेगा। हार सोल, मे का पास्ट टेंस हो गया, माइट रेस्ट इन पीस, फुल स्टॉप। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डायरेक्ट में लगेगा, इनडायरेक्ट पे नहीं लगेगा। तो ये हो गया कुछ सेंटेंसेस जो डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट किया, जो अलग अलग प्रकार के हमने सेंटेंसेस किया है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर इनबॉक्स में क्वेश्चन भेजना, मैं उसको सॉल्व करके कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच से हम डायरेक्ट किस प्रकार आ सकते हैं। अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच मिलता है तो देखकर मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नाउ इसको डायरेक्ट बनाना है। दैट डिपेंड करता है कंजंक्शन को ढूंढो। दैट जैसे कंजंक्शन मिल गया, यहाँ से 2 टुकड़ा कर दो सेंटेंस को। स्पीच कौन है, कौन बोला है? द प्रीस्ट, यानी साधु संत बड़े ने कहा है। चाहे कुछ भी वर्ड हो, हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखना है सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद देखो, गॉड माइट ब्लेस द किंग विद द सन। साधु संत ने कहा है कि राजा को भगवान एक बेटा दे, तो उसने उसको ब्लेस किया है, या फिर प्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लेस भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं। तो हमको तो जो चाहे जो भी मिले, डायरेक्ट में हमें क्या लगाना है? सेड। दैट्स इट, स्टोरी इज ओवर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ गॉड लिखते हैं यहाँ पर। गॉड हमेशा कैपिटल लेटर में होगा जी। ये माइट हो जाएगा मे, क्योंकि मे से ही माइट बना है। तो ज़रा इसको हम आगे ले आते हैं, क्योंकि ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस द किंग विद ए सन। अभी यहां लगेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड क्लोज। नाउ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मुझे कैसे मालूम पड़ा? ये जो प्रेड है, विश है, कार्स है, ये वर्ड ही मुझे बता रहा है कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और मे को, माइट को आगे लाकर मैंने मे कर दिया, तो मे गॉड ब्लेस द किंग विद ए सन। नाउ आगे बढ़ते हैं। आई प्रेड दैट, मैंने प्रार्थना किया कि माई मदर माइट रिकवर सून, मेरी माँ बीमार है, हे भगवान मेरी माँ जल्दी रिकवर कर ले, अच्छी हो जाए। तो मैंने क्या किया? प्रार्थना की। तो प्रार्थना करना मतलब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे प्रेड हो या श्रेड हो, हमें घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिखना। वी हैव टू राइट सेम, सेड। लिसनर कोई नहीं है, बंद कर दो। आई सेड माई मदर, तो लिखो माई मदर। अभी आया माइट, माइट का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? मे। तो मे को उठाकर आगे लेके आओ, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे माई मदर आया, रिकवर सून, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन खत्म। अभी देखो, मे माई मदर रिकवर सून, फिर इसका आया आई सेड मे माई मदर रिकवर सून। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। ही अर्नेस्टली विश्ड फॉर ए कप ऑफ टी, या फिर लॉन्ग्ड फॉर ए कप ऑफ टी। याद आया? लॉन्ग्ड फॉर, विश्ड फॉर, कप ऑफ टी, लॉन्ग्ड फॉर। हमने थोड़ी देर पहले क्या था सेंटेंस? इस प्रकार के सेंटेंस को, द डाइंग सोल्जर सेड ओ फॉर, ओ फॉर। तो हमने क्या किया? अर्नेस्टली, कीनली, इस तरह के वर्ड लगा सकते हैं, दिल से। लॉन्ग्ड फॉर, विश्ड फॉर, तो यहाँ पर आया सेम प्रोसेस। यानी मुझे जब ये विश्ड फॉर, लॉन्ग फॉर मिल जाए तो मैं कर दूंगा इसको डायरेक्ट पहले ओ फॉर ए कप ऑफ टी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, इन्वर्टेड क्लोज कर दो। ओ फॉर ए कप ऑफ टी, किसने कहा? ही। तो लाया ही। अर्नेस्टली बोलो या यकीनली बोलो, जो भी बोलो, हमें क्या करना? बस सेड लगा के छोड़ देना, बात खत्म। ही सेड ओ फॉर ए कप ऑफ टी। नाउ हम चलते हैं इसके और, लास्ट सेंटेंस की ओर। द पुअर बेगर विश्ड, ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन है। मैंने कंजंक्शन देखा, कंजंक्शन से इसको 2 टुकड़ा कर दिया, तो बनाया मैंने पहले द पुअर बेगर सेड, चाहे कुछ भी हो, मुझे सेड ही बनाना है। क्योंकि विश हो, प्रे हो, कार्स हो, कुछ भी हो, हमें सेड ही बनाना है। सॉरी, यहाँ पे डबल जी था। द पुअर बेगर सेड, क्या बोला? अभी बनाते हैं कंजंक्शन के बाद। दैट
ये हटा दो, ही हैड बीन ए किंग। ध्यान से देखना ये कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हमें समझना है। ही हैड बीन ए किंग, ये ही कौन है? क्योंकि लिसनर तो है नहीं, तो सिंपल बात पोर बेगर ही है। तो बेगर कौन है? स्पीकर है। तो स्पीकर अपने आप को क्या बोलेगा? आई बोलेगा। तो लगाओ आई। नाउ हैड कहाँ से आया? आया हैव से, करेक्ट। नाउ बीन, तो बीन ए किंग। नाउ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ। ही हैड बीन ए किंग, आई हैव बीन ए किंग। आई हैव बीन किंग चेंज होकर बना ही हैड बीन किंग, करेक्ट। लेकिन ये तो विश्ड है, यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी प्रे, कार्स, विश, ब्लेसिंग, बीडिंग को एक्सप्रेस करता है। ये तो नहीं हुआ आई हैव बीन ए किंग, ये तो असर्टिव हो गया। तो फिर वापस चलते हैं। ही हैड बीन ए किंग, ही हैड बीन ए किंग, के उसने विश किया कि वो एक राजा होता। तो सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस वी गेट फ्रॉम वी, आई हैव बीन, सब्जेक्ट हैव हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होकर बना पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखना ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट से भी आता है। तो ज़रा पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, उससे पहले इसको हम अंडरलाइन करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर पे हमें देखना है कौन सा टेंस है ये। ही हैड बीन, सब्जेक्ट हैड, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों मुझे मालूम पड़ा? ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता यहाँ पर, वर्ब कहाँ है? ए तो वर्ब नहीं है, किंग भी वर्ब नहीं है, बिना वर्ब को तो सेंटेंस नहीं होता। तो क्या बना ये? ही हैड बीन, सब्जेक्ट हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट मीन्स यही वो प्रिंसिपल वर्ब है। इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बिकम्स प्रिंसिपल वर्ब। तो अगर ये प्रिंसिपल वर्ब है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। सब्जेक्ट आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन का सेकेंड फॉर्म क्या है? वाज एंड वेयर। आई सिंगुलर है, तो अगर मैं यहाँ पर वाज लगाया, ए किंग। नाउ आई वॉज ए किंग, मैं एक राजा था। अरे ये तो विश है, यानी मुझे बोलना है काश में एक राजा था। तो काश के लिए क्या करना है? इफ, काश, आई वॉज तो नहीं होगा। तब आया पास्ट सब्जंक्टिव मूड, जो मेरा एक करेक्ट टेंस का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें देख लेना। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम ये करेक्ट एग्रीमेंट को यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे इफ़ आई वेयर ए किंग। मतलब इफ़ यहाँ पे लगेगा, इफ़ आई वेयर ए किंग, काश में एक राजा होता। दैट मीन्स मैं राजा नहीं हूँ। इसे कहते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड, अनट्रू पास्ट। असत्य अतीत को हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी किसी पुरानी विश को हम एक्सप्रेस करेंगे। काश में एक राजा होता, दैट मीन्स मैं राजा नहीं हूँ। तो ये झूठ को बोलने के लिए झूठा एग्रीमेंट का यूज़ किया गया है, क्योंकि करेक्ट एग्रीमेंट क्या है? आई वाज, आई एम, ऐसा होता है। तो इसका रॉन्ग एग्रीमेंट हमने यूज़ किया है। तो रॉन्ग एग्रीमेंट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अनट्रू पास्ट, अनट्रू एग्रीमेंट इज यूज। सो आंसर बना, किसने बोला? द पुअर बेगर said, comma inverted comma, if I were a king. Now ये बना खत्म। So my dear friends, my dear students, my dear well wisher, now we have come to an end of this optative sentences. I hope you people all have liked and understood it. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। I will try to solve them out and I'll help you. I'll try to help you out and make you understand the remaining questions. If you have any more questions, you can ask me. And I suggest जो नए ग्रामर कर रहे हैं, I suggest them strongly. अगर आपके पास जूनियर इंग्लिश ग्रामर हो, उस चीज़ का फॉलो कीजिए. That will help you out a lot. पेज नंबर 283, 84, 82 ये सब में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मिल जाएगा, जूनियर इंग्लिश ग्रामर. इट्स वन ऑफ द वेरी great books and blessing for the students. So thanks for watching and listening. Please do like and share my video. अगर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, और ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट मिले और समझने को मिले और मुझे भी और सीखने को मौका मिले. Thank you very much for listening. Have a nice day.